हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10वीं के त्रिभुज चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज चैप्टर जो है एक्चुअली में है क्या कि 10th क्लास के स्टूडेंट को त्रिभुज चैप्टर से डर लगता है, ज्यामिति शब्द सुन करके उनको डर लगता है। ठीक है, तो हम आपको ज्यामिति शब्द का डर आपके मन से भगा देना चाहते हैं। मैं आपको यह चैप्टर इतना आसान करके पढ़ाऊंगा, विश्लेषण के साथ पढ़ाऊंगा कि आपको ज्यामिति नाम से जो डर होता है वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा। आपको ज्यामिति नाम से जो भय होता है, आपको जो ऐसा लगता है कि ज्यामिति का आप जो है सामना नहीं कर पाएंगे, ज्यामिति का सवाल आपको समझ में नहीं आता है, ज्यामिति से आपको जो है ज्यामिति का कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो ऐसा जो भी आपके मन में दुर्भावनाएं हैं, ये सारे दुर्भावनाओं को मैं जॉनी सर आपसे वादा करता हूं खत्म कर दूंगा, निकाल दूंगा। ठीक है, एग्जाम का टाइम है। त्रिभुज चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो हम आपको प्रयास कर रहे हैं इस चैप्टर से अधिक मार्क आपको जो है, जितना भी मार्क का पूछा जाएगा उसमें अधिक से अधिक आपको बनेगा। ठीक है, मैं ऐसा प्रयास करूंगा। बस आपका कार्य है, आप वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कर देंगे, शेयर करके अधिक से अधिक 10th क्लास के स्टूडेंट तक इसको पहुंचा देंगे। ठीक है, और यदि आपको किसी तरह की समस्या होगी तो आप हमारे कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट में अपनी परेशानी बताएंगे। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, पास वाले बेल आइकन को दबा देंगे। इससे क्या होगा कि हम जब भी नया वीडियो डालेंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको अच्छे से देख सकेंगे। आप उसको, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप उसको देख लेंगे और आपका जो त्रिभुज का डर आपके मन में बना हुआ है वह दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। ठीक है ना, त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में क्या है कि हमने जो है तो आइए हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज, इससे पहले आपने पिछली कक्षाओं में कहने से मेरा अर्थ है 6 में, 7th में, 8th में एंड 9th में आपने वहां भी त्रिभुज के बारे में पढ़ा, इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ा। मैं शॉर्टकट में आपको हम इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में आपको त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज जो है आपका, त्रिभुज है ना, तो इसको 2 तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। एक, कोण के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। ठीक है,
कोण के आधार पर जो है तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज। कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये आपका न्यून कोण त्रिभुज हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, और ये आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। हम इसके बारे में बारी बारी से आपको बताएंगे भी। और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। एक आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले जान लीजिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। और केवल आप मोबाइल में केवल अभी आप देख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो ये जो न्यून कोण त्रिभुज है, इस न्यून कोण के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। न्यून कोण त्रिभुज जो है, सबसे पहले इसका 2 कोण न्यून कोण होगा, ठीक है ना। वे त्रिभुज जिनका कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है ना। वे त्रिभुज जिनके कोण, वे त्रिभुज जिनके कोण जिनके कोण न्यून कोण हो, सीधा जान लीजिए, जिनके कोण न्यून कोण हो, उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, मान के चलिए ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये आपका न्यून कोण है, तीनों कोण इसमें, तो ये आपका न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका जो है, ये मान लीजिए 89 डिग्री है, ये मान लीजिए 31 डिग्री है, ये मान लीजिए 31 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया आपको 9 1 10 8 3 11 1 12 120 हो गया। और ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री है, तो ये भी आपका न्यून कोण त्रिभुज ही होगा, ठीक है ना।
न्यून कोण त्रिभुज मीन्स, न्यून कोण त्रिभुज मीन्स आपका हो जाएगा कि तीनों कोण, जिनके कोण न्यून कोण होंगे वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, बस सीधा सीधा जान लीजिए। न्यून कोण कहते किसको हैं? न्यून कोण न्यून कोण कहते हैं किसको? तो न्यून कोण कहते हैं किसको? जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज आपका हो गया। ठीक है, अब है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण नहीं, पहले समकोण होगा। समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। क्या हो? समकोण हो। ठीक है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो होगा आपका वो हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हुआ। ये आपका 90 डिग्री का कोण है तो समकोण हुआ, इसलिए ये आपका क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया ABC। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहा जाता है कर्ण। क्या कहा जाता है? कर्ण। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस, चूंकि ये आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है इसकी, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में ही, पाइथागोरस प्रमेय जो है ये समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ठीक है, जिसमें आपको जो है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग जो है वो हो जाता है आपको अन्य दो भुजाओं ठीक है के वर्गों का योग। ठीक है ना, अर्थात कर्ण स्क्वायर आपका मान के चलिए AC है, AC स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा AB, अन्य दो भुजा आपका एक AB बच गया है और एक आपका BC बच गया है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रमेय को जो है, इस प्रमेय को हम प्रूफ भी करके आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अभी हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं तो हम सोचे कि एक बार आपको ये भी शुरू में बताते जाएं तो आपको जो है थोड़ा सा क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समकोण त्रिभुज आपका हो गया। समकोण त्रिभुज में आपको इतना ही जानना है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली कोण भुजा को कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में आपको फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही जानना है, ज़्यादा इसमें हम खींचने का प्रयास नहीं करें, खींचेंगे नहीं, क्योंकि आपका टाइम महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए भी। ठीक है, तो अब है आपका जो है अधिक कोण त्रिभुज है। चलिए हम अधिक कोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ठीक है ना,
अधिक कोण त्रिभुज जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, क्या हो, अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो। देखिए इसका दो कोण बाकी जो है वो न्यून कोण होगा, और वो जो आपका समकोण अभी पढ़ाए हैं उसमें भी आपका दो कोण न्यून कोण होगा। ठीक है, तो केवल न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज इसमें तीनों कोण न्यून कोण होता है। समकोण में आपको एक कोण समकोण, दो कोण न्यून कोण हो जाएगा। अधिक कोण में एक कोण अधिक कोण और बाकी दो कोण जो है वो आपका न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है ना, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो अधिक कोण किसको बोलते हैं, अधिक कोण किसको बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं जो 180 डिग्री से छोटा हो और 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, एक 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका अधिक कोण हो गया। अब क्या है कि आपका जो है, तो कुल मिला के आपका फ्रेंड्स हो गया कि आपका जो है न्यून कोण जो होगा, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण में आपका तीनों कोण जो होगा न्यून कोण होगा। ठीक है ना, आपका जो न्यून कोण त्रिभुज होगा इसमें आपका क्या हो जाएगा, तीनों कोण आपका जो होगा वह न्यून कोण होगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। आपका जो अधिक कोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना, इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक कोण समकोण होगा, एक कोण एक समकोण होगा और दो न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। और आपका जो अधिक कोण त्रिभुज होगा, आपका जो अधिक कोण त्रिभुज होगा इसमें आपका एक कोण जो है वह आपका अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, और दो कोण जो है आपका वो क्या होगा, न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे इस बारे में, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है, हाँ, ये है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा देते हैं, समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको हम बता देते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हम आपको बता रहे हैं, समबाहु त्रिभुज के बारे में बता देते हैं। ठीक है ना, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए
आप क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज एक लेकर के हम आपको दिखाते हैं। ये आपका, ठीक है, इसमें देख लीजिए आप कि ये आपका कोण ए है, ये आपका कोण बी है और ये आपका कोण सी है। इसमें आपका समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। मतलब कि ए बी वाली भुजा जो है वह बी सी के बराबर होती है और बी सी वाली भुजा जो है वह सी ए के बराबर होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। दूसरी बात आपको ये याद रखना होगा कि समबाहु त्रिभुज में कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में आपको यही तीन बातें जो है आपको याद रखनी होंगी, ठीक है ना। दो बातें याद रखनी होंगी, एक ये कि उनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, एक ये कि उनका तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये क्या है कि इसमें दो भुजाएं बराबर होती है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें आपका ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ए बी जो है यह ए सी के बराबर होगी। इसमें दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी उनका सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे आपकी ये भुजा जो है ए बी ए सी के बराबर है, तो ए बी के सम्मुख वाली कोण सी, ठीक है, और ए सी के सम्मुख वाली कोण बी। ठीक है, कोण सी, एसी के सामने वाली कोण एसी, ए बी के सामने वाली कोण सी और एसी के सामने वाली कोण बी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कोण सी और कोण बी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कि कोण बी बराबर कोण सी होगा। तो कहने का ये मतलब हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं जो है यह आपस में बराबर होती है, ठीक है, और दो कोण भी आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं।
वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए ए बी सी। इसमें आपका ए बी जो है वह बी सी के बराबर नहीं है और बी सी जो है वह ए सी के बराबर नहीं है। ए बी बी सी के बराबर नहीं है। ठीक है, ए बी जो है वह विषम बाहु त्रिभुज में क्या है दोस्तों, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ा कभी कभी वीडियो रोकना पड़ता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, आपस में बराबर नहीं होती है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। मान लीजिए आपका नहीं, ये तो नहीं होगा। एक काम करते हैं, हाथ से ही बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ये है आपकी भुजा और एक भुजा मान के चलिए कि आपकी ये है और एक भुजा ये है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए बी वाली भुजा जो है आपके ए सी के बराबर नहीं है। ए बी वाली भुजा बराबर नहीं है ए सी के और ए सी वाली भुजा भी आपकी बराबर नहीं है बी सी के। तो इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है दोस्तों, इसीलिए इसका कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसका दो कोण भी आपस में बराबर होता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उस त्रिभुज का तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है। लेकिन जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है तो उस त्रिभुज का कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होगा। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्त? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आपको आ रहा है त्रिभुज, तो आपको जो है वीडियो लाइक कर देना है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक 10th क्लास के स्टूडेंट तक वीडियो शेयर करके आगे भेज देना है। ठीक है, हम आप लोगों में से यदि कोई 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं 12th क्लास के लिए भी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। अगर आप में से कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को आप दबा देंगे। इससे क्या होगा, जब भी हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी या किसी भी प्रकार का वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा और यदि वो आपके यूज़ का होगा तो आप उसको देख लेंगे, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक में त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया है। त्रिभुज के का परिचय जो है हमने आपको दे दिया। ठीक है, परिचय में हमने आपको क्या बताया, परिभाषा बताया। ठीक है, उसके बाद प्रकार बताया। ठीक है ना, प्रकार दो प्रकार से बताया। एक आपका बता दिया कोण के आधार पर, एक बता दिया आपको कोण के आधार पर और एक आपका बता दिया मैंने भुजा के आधार पर। ठीक है, यदि आपने उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया है तो आप वीडियो को पीछे करके उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। और यदि आप कॉपी कलम, बेहतर होगा कि जब मैं पढ़ाने आऊँ, ठीक है, तो आप कॉपी कलम ले करके वीडियो को देखें, ताकि क्या होगा कि जब आपको कुछ लिखने की बात उस पर आएगी, ठीक है ना, तो आप उसको लिख लेंगे। खास करके इस तरह का वीडियो जब मैं थ्योरी बता रहा हूँ तो ये आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, मान के चलिए जिनको ज्यामिति से डर लग रहा है, उनका डर ज्यामिति का समाप्त हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, तो
इन ये सारी चीज़ों के बारे में आपने त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में भी पिछली कक्षाओं में अभी मैंने जो पढ़ाया, ये पिछली कक्षा की बात थी, ये 10th क्लास की बात नहीं थी। तो ये बात आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। पिछली कक्षा में आपने त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में भी पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो सबसे मुख्य गुणधर्म है वो आपका कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपका जो है 180 डिग्री, ये वाला जो है आपको बार बार उपयोग होगा, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में, त्रिभुज का परिभाषा, त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का गुणधर्म, ये सारी बातों को आपने फ्रेंड्स पढ़ लिया है, ठीक है, पिछली कक्षाओं में ही। आप जब क्लास 9 में थे, ठीक है ना, जब आप कक्षा 9वीं में थे उस समय में भी आपने पढ़ा था, उसमें भी आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, लेकिन तब आपने पढ़ा था सर्वांग क्षमता। त्रिभुज में आपने क्या पढ़ा था? सर्वांग क्षमता। सर्वांगक्षम में क्या होता है, और इसी तरह का एक और नाम है समरूप, ठीक है ना। तो आपने 9वीं कक्षा में जो है सर्वांग क्षमता पढ़ लिया है, ठीक है ना। और समरूप, अब आप 10th क्लास में आ गए हैं तो आपको 10th में समरूप पढ़ना है, ठीक है ना। तो सर्वांगक्षम और समरूप आकृति में क्या अंतर है, ये बात मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको सर्वांगक्षमता और समरूप के जो है 10th क्लास में समरूप का जो पहला चैप्टर है 6.1, ठीक है, तो 6.1 में हम आपको लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करिए कि सर्वांगक्षम आकृति, सर्वांगक्षम आकृति और समरूप आकृति के बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। सर्वांगक्षम का मतलब हो गया आपका सर्व अंग, ठीक है, सम, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब हो गया? सभी अंग समान। समरूप में क्या हुआ? सम जोड़ रूप। कहने का क्या मतलब हुआ? बराबर रूप। कहने का क्या मतलब हुआ? समान रूप। कहने का क्या मतलब हुआ? समान रूप। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो है आपको क्लियर है, क्या क्लियर है कि सर्वांगक्षम आकृति जो होती है वह सभी अंगों में समान होती है, सभी अंगों के दृष्टिकोण से समान होती है। अगर ये एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, ये आपका ABC है और ये आपका PQR है, यदि ये त्रिभुज आपका सर्वांगक्षम है, ये त्रिभुज आपका क्या है? सर्वांगक्षम है, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब हो जाता है कि इनकी संगत भुजाएं जो है वह बराबर होंगी। मतलब इसका जो AB वाली भुजा है वो इसके PQ के बराबर होंगी, इसका जो BC वाली भुजा है वो इसके QR के बराबर होंगी, और इसका जो AC वाला भुजा है वो इसके PR के बराबर होंगी। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा, ठीक है, इस भुजा के बराबर होंगी। सर्वांगक्षम का ये मतलब होता है। ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, ठीक है ना, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण, ठीक है ना, इस कोण के बराबर होगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि इसका जो संगत भुजाएं हैं, ये आपको जो है, ये आपका जो है संगत भुजाएं, ये क्या है आपका? संगत भुजाएं जो है इनकी वो समान होती है, और इनका जो संगत कोण है वो भी समान होता है। संगत कोण मतलब कोण A जो है वह कोण P के बराबर होगा, कोण B जो है यह कोण Q के बराबर होगा, और कोण C कोण R के बराबर होगा, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का ये मतलब हुआ कि संगत भुजाएं और संगत कोण, ये दोनों जब भी कोई दो त्रिभुज, आपका कोई दो आकृति समान होंगी, ठीक है ना, सर्वांगक्षम होंगी, जब भी कोई दो आकृति सर्वांगक्षम होगी, क्या होगी? सर्वांगक्षम। क्या होगी? सर्वांगक्षम होगी। जब भी कोई दो आकृति क्या होगी? सर्वांगक्षम होंगी, ठीक है ना। जब भी कोई दो आकृति जो है वह क्या होगी?
सर्वांगसम होगी तो उनका सभी अंग एक दूसरे के क्या होगा फ्रेंड्स, समान हो जाएगा। ठीक है ना, सभी कोण एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि यहां पर जब ए बी सी और पी क्यू आर दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है तो इसका जो कोण ए है कोण पी के बराबर होगा, इसका कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होगा, और इसका कोण सी जो है वह कोण आर के बराबर होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इसकी भुजा ए बी जो है ये पी क्यू के बराबर होगा, इसकी भुजा ए सी जो है यह पी आर के बराबर होगा, और इसकी भुजा बी सी जो है यह क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका सर्वांगसम आकृति है। सर्वांगसम आकृति में सभी अंग जो है वह समान होता है। मतलब कि अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है तो उसका जो संगत भुजा होगा, उनकी संगत भुजाएं होंगी, वो संगत भुजाएं उनकी जो है वह बराबर होंगी, और उनका जो संगत कोण होगा वह संगत कोण भी फ्रेंड्स क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि संगत कोण और संगत भुजाएं सर्वांगसम आकृति में समान होती है, लेकिन यही बात जो है समरूप आकृति में जब आप देखेंगे तो समरूप आकृति में क्या होता है वो हम आपको पहले करके दिखाते हैं। समरूप आकृति जो है आपका, समरूप आकृति इसमें समान रूप होना जरूरी है, बराबर रूप होना जरूरी है, इसमें समान साइज होना जरूरी नहीं है। सर्वांगसम में आपका क्या है कि समान रूप भी आवश्यक है और समान साइज भी आवश्यक है। ठीक है ना, सर्वांगसम आकृति जो है फ्रेंड्स उसमें क्या है आपका कि समान रूप और समान साइज, इसमें दो चीज जो है, दो चीज इसमें जरूरी है। क्या है जरूरी, इसमें समान रूप भी आवश्यक है, इसमें जो है ना समान रूप भी आवश्यक है, और इसमें जो है ना समान साइज मतलब समान आमाप भी वो जो है बराबर है, आवश्यक है। ठीक है, लेकिन समरूप आकृति जो होती है, समरूप आकृति, ये आपकी जो समरूप आकृति है ये रूप में केवल समान होना जरूरी है, साइज में समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, समान रूप ये इसमें आवश्यक है, आवश्यक है, लेकिन समान आमाप ये इसमें आवश्यक नहीं है, ये इसमें आवश्यक नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, ये इसमें आवश्यक नहीं है। ठीक है, समरूप, बराबर रूप, समान रूप, मतलब कि समरूप त्रिभुज जो है, समरूप आकृति जो है उसमें रूप जो है ना वह समान होना आवश्यक है, लेकिन आमाप जो है वह समान नहीं होगा। आमाप जो होगा ना वह समान नहीं होगा, समान अनुपात में होगा, समान अनुपात में होगा। ठीक है ना, इसका जो आमाप है वह समान अनुपात में होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम आपको एक जो है उदाहरण लेके दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक है ना, मान लीजिए आपका ये एक त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब क्या है कि इसी तरह का एक और त्रिभुज है, मान के चलिए फ्रेंड्स। ठीक है ना, ठीक है, तो देख लीजिए इसमें आपका पी क्यू आर है। ठीक है ना, देख लीजिए इसमें आपका जो है दोनों एक दूसरे के समान लग रहा है देखने में, दोनों एक दूसरे के समान लग रहा है देखने में, इसलिए ये समरूप हुआ। ठीक है ना, ये जो है ना आपका चिन्ह जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका समरूपता का चिन्ह है। और ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये वाली चिन्ह जो देख रहे हैं आप, ये वाली चिन्ह, ठीक है ना, ये आपकी सर्वांग क्षमता का चिन्ह है। ये आपका क्या है, सर्वांग क्षमता का चिन्ह है। ठीक है ना, ये आपका सर्वांग क्षमता का चिन्ह है और ये आपका समरूपता का चिन्ह है। ठीक है ना, तो जब मान के चलिए कि अगर आपका त्रिभुज एबीसी यदि त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो कोण ए है वह उसके कोण P के बराबर होगा, इसका जो कोण B है वह उसके कोण Q के बराबर होगा, इसका जो कोण C है ये वो इसके कोण R के बराबर होगा। ये तो हो गया कोण की बात। इसमें जो है ये तो आपका हो गया कोण की बात। कोण जो है संगत कोण जो है ना ये क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। लेकिन संगत भुजाओं की जब हम बात करें, संगत भुजाओं की जब हम बात करेंगे, ठीक है ना, संगत भुजाएं
संगत भुजाएं की जब हम बात करेंगे तो संगत भुजाएं जो है वो ए बी बराबर नहीं होता है पी क्यू के, बी सी बराबर नहीं होता है क्यू आर के, और बी सी बराबर नहीं होता है क्यू आर के, और आपका जो है ये ए सी बराबर नहीं होता है क्यू पी आर के, ए सी बराबर नहीं होता है पी आर के, ठीक है ना, ये बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता है। तो फिर फ्रेंड्स होता क्या है इस बारे में आइए जानते हैं कि होता क्या है तब, ठीक है। आइए इस बारे में जानते हैं कि होता क्या है, ठीक है ना, इस बारे में जानते हैं कि होता क्या है। तो ये जो आपका है ना त्रिभुज, ये जो आपका है ना त्रिभुज, तो इसमें जो है ना संगत भुजाएं इसकी जो इनकी जो होती है, संगत भुजाएं जो इनकी होती है वो क्या होता है कि आपका ए बी जो है ना, इसका ए बी उसके पी क्यू के बराबर होता है, इसका ए बी इसका पी क्यू का अनुपात जो होता है इसके बी सी और इसका पी आर का जो ये आपका क्यू आर का जो अनुपात होता है आपका, ठीक है, और ये आपका ए सी बटा पी आर का जो अनुपात होता है, ये तीनों अनुपात बराबर होता है, ठीक है ना। देख लीजिए, अब मैं आपको एक काम करता हूं कि सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज दोनों को आपके सामने रख देता हूं, ठीक है ना। एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ये आपका ए है, बी है, सी है, ये आपका पी है, क्यू है, आर है, ये एक दूसरे के समांतर है, सर्वांगसम है, एक दूसरे के क्या है, त्रिभुज ए बी सी जो है, ए बी सी ये एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है। क्या है फ्रेंड्स, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम में क्या होता है, कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, और कोण सी कोण आर के बराबर। अच्छा, इसकी भुजा जो होती है, इसकी ए बी वाली भुजा जो होती है वह पी क्यू के बराबर होती है, इसकी बी सी वाली भुजा जो होती है इसके क्यू आर के बराबर होती है, और इसकी ए सी वाली भुजा जो है इसके पी आर के बराबर होती है। लेकिन ठीक इसके उलट हम आपको बताते हैं कि जब एक त्रिभुज समरूप हो, दो त्रिभुज समरूप हो तब क्या होता है, ठीक है ना। दो त्रिभुज जब समरूप हो तब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। मैं आपको दो त्रिभुज समरूप करके दिखाता हूं। मान के चलिए कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। मान के चलिए कि ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। तो आपका जो ए बी सी वाला त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी, और अगर ये आपका समरूप है, क्या है ये समरूप है, ए बी सी समरूप है आपको पी क्यू आर के, तब क्या हो जाएगा, इसमें आपका कोण ए कोण पी के बराबर था, इसमें भी आपका कोण ए कोण पी के बराबर होगा। कोण बी कोण क्यू के बराबर था, इसमें भी आपका कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा। इसमें आपका कोण सी कोण आर के बराबर था, इसमें भी आपका कोण सी जो है कोण आर के बराबर होगा। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, तो अंतर दोनों में फ्रेंड्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपका जो है संगत कोण था, ये आपका संगत कोण है। लेकिन बात जब संगत भुजा की करेंगे, संगत भुजाएं की, तो उसमें संगत भुजा एक दूसरे के बराबर होती थी, लेकिन इसमें संगत भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। तो फिर क्या होती है आइए देखते हैं। इसमें संगत भुजाएं जो है ए बी, इसकी ए बी वाली भुजा, ये वाली भुजा इसके पी क्यू वाली भुजा के का अनुपात, इसकी ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ठीक है, बी सी क्यू आर के अनुपात के बराबर होती है। बी सी क्यू बटे क्यू आर इसके अनुपात के बराबर होती है। और इसका ए सी और पी आर का अनुपात जो है ए सी और बटे पी आर। कहने का ये मतलब है इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के तथा इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपका जो है समरूप
त्रिभुज जो है आपको मैंने बता दिया, सर्वांगसम त्रिभुज बता दिया। हालांकि सर्वांगसमता के बहुत सारे नियम फ्रेंड्स होते हैं, सर्वांगसमता के बहुत सारे नियम फ्रेंड्स होते हैं जो 9th क्लास में आपको पढ़ना था, बट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो अबाउट इट। बट मैं 9th क्लास के लिए सर्वांगसमता का चैप्टर भी लेकर के आपके लिए आऊंगा। फिलहाल अभी 10th क्लास का एग्जाम है, इसलिए मैंने 10th क्लास पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो 10th क्लास के बारे में 10th क्लास का अभी मैं समरूपता पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर, इस वीडियो में के इस भाग में, ठीक है, वीडियो के इस भाग में मैंने जो है केवल आपको त्रिभुज की बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया है और सर्वांगसमता तथा समरूपता को मूलतः समझाने का प्रयास किया है कि सर्वांगसमता क्या है और समरूपता क्या है, ठीक है ना। बस अब इसके आगे हम जो है प्रश्नावली 6.1 को पहले हल कर लेंगे और उसके बाद हम समरूपता का सिद्धांत पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद मैं 6.2 जो है आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के निश्चित ही शेयर करिएगा। हमको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करने के बाद इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक बात सुन लीजिएगा फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। इससे आपका नोटिफिकेशन जो है वो ऑन हो जाएगा और जब भी हम कोई वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के अगले भाग को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।